मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, हमारे नेपाल के मंत्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठ अपनी चीन की यात्रा करके आज वापस लौट गए हैं काठमांडू। इनकी बहुचर्चित चीन यात्रा और ये क्या लेकर आए चीन से और क्या देने गए थे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी इन्होंने नहीं दी है। लेकिन इनकी चीन यात्रा यानी कि विदेश मंत्री होने के बाद इन्होंने पहला देश चीन को चुना। आखिर चीन को क्यों चुना? श्री नारायण काजी श्रेष्ठ जी वे चाइना चले गए और वो भी इनकी यात्रा इस बार बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई। पहले से जानकारी नहीं दी गई और जब पता चला लोगों को, मीडिया में आया कि ये चीन जाने वाले हैं, तो इनका एजेंडा क्या है, बातचीत का एजेंडा, वो भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, आखिर क्या बात करेंगे वहाँ पर जाके, उसकी कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई नेपाल में। लेकिन यहाँ के पत्रकारों ने बहुत ही चालाकीपूर्ण कुछ जानकारी हासिल की, जिसमें कि सबसे मुख्य मुद्दा इनका था BRI जो बेल्ट एंड रोड कहा जाए तो एक प्रकार से वो विश्व पर अपना छाप छोड़ने के लिए BRI प्रोजेक्ट को आगे किया है। और उस संबंध में चीन चाह रहा था कि नेपाल आकर समझौता करे। लेकिन जब नेपाली मीडिया में यह खबर आई तो यहाँ के मीडिया में भी यह प्रचार हो गया कि आप देखिए, जब अमेरिका का कोई समझौता होता है और कोई योजना आती है तो उसे नेपाल के सांसद यहाँ से पास करते हैं, उसे संसद में ले जाकर पास करवाया जाता है। ऐसे ही भारत का जो आता है उसको भी संसद में पास करवाया जाता है। लेकिन यह BRI में क्या है जो कि ये चुपचाप पास करने के लिए हमारे विदेश मंत्री चीन चले गए। लेकिन इन्होंने बताया तक नहीं कि BRI पर हम समझौता करने जा रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने ये जानकारी दी है कि हाँ, BRI पर बातचीत हुई है और BRI नेपाल में लागू होगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये BRI क्या लोन के तहत आएगा, नेपाल जो कि लोन में डूब रहा है और चीन का एक ही मकसद है कि कंट्री को, किसी भी देश को लोन में डुबा देना और उसके बाद में वहाँ पर अपना आधिपत्य जारी करना, और यही चीज नेपाल के साथ भी चीन कर रहा है। तो जब नेपाल की मीडिया ने विरोध किया तो चुपचाप ये कुछ बात वहाँ पर खोले, बताया गया वहाँ पर जो ऐसे ऐसे बात हुई है। लेकिन क्या बात हुई है सो अभी तक इन्होंने जानकारी नहीं दी। लेकिन आज इन्होंने यह बता दिया है कि इनकी बात से यह लग रहा है कि BRI पर बात हुई है और BRI नेपाल में लागू होगा। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, ये लोन में लागू होगा या बिना लोन की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह कोई मतलब नहीं रखता है कि वो लोन में लागू होगा या नहीं होगा। ये हम जब तीसरी बैठक करेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि BRI लागू करेंगे। यानी कि अभी ये आए हैं वहाँ से, उसमें ये आश्वासन देकर कि हम अगर लोन में लेंगे तो किस किस एरिया में लोन में लेंगे। अगर सीधे ये घोषणा कर दिया जाए कि हम लोन ले रहे हैं चाइना से, तो नेपाल में हो सकता है कि हंगामा हो। इसके लिए इसकी जानकारी ये नहीं दे रहे हैं और ये चुपचाप रखे हुए हैं। नेपाल में कुछ होमवर्क करेंगे, जो इस होमवर्क के तहत कुछ योजनाओं को दिखाया जाएगा कि ये बहुत ही जरूरी योजना है और इसलिए हम BRI से लोन ले रहे हैं, यानी कि हम चीन के शरण में जा रहे हैं। यह इन्होंने अपनी मुंह खोल दी है, इन्होंने बता दिया है कि BRI इस तरह लागू होगा। हम उनकी यात्रा का एक संक्षिप्त आपको जानकारी दे रहे हैं कि उप
मंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ अपनी यात्रा समाप्त करके आज स्वदेश लौट गए हैं। यात्रा के दौरान श्रेष्ठ ने चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस यानी CPPC के अध्यक्ष वांग हुनिन और चीनी समकक्ष वांग ई के साथ बातचीत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ जो बताए हैं कि नेपाल तेजी से आर्थिक विकास के सफर पर आगे बढ़ रहा है और कहा कि इसके लिए पड़ोसी देश यानी कि वो चीन का समर्थन अहम होगा। ये हमारे विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ का कहना है। वो चीन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप विदेश मंत्री सुन हायान से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संबंधों को गहरा बनाने पर चर्चा की। उप प्रधानमंत्री जी ने माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ये हमारे देश में विदेश विभाग के प्रमुख भी हैं। बीजिंग में रहते हुए श्रेष्ठ ने नेपाली दूतावास में आयोजित एक पूर्व निवेश सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने चीनी निवेशकों से नेपाल में निवेश करने का आह्वान भी किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने दक्षिण पश्चिमी चीनी शहर छोनछिन नगर पालिका का दौरा किया है। उनका इस बार बहुत कोशिश है कि चीनी व्यापारी नेपाल में आवे और नेपाल में वो अपना निवेश करे, यानी कि वो भारत के कुछ टक्कर में जा रहे हैं। जो भारत यहाँ निवेश में ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए चीन को लाने के लिए इनको भेजा ही गया वहाँ पर। और वहाँ पर इस अवसर पर श्री श्रेष्ठ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी छोनछिन समिति के सचिव यू आन जयजून ने एक प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल और चीन को आर्थिक समृद्धि की यात्रा में एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने जिजियांग स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव वांग झुंगेंग से मुलाकात की और उनसे नेपाल चीन सीमा क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने ल्हासा में नेपाली महावाणिज्य दूतावास का भी दौरा किया और आर्थिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। ल्हासा जो अभी पूर्ण रूप में नहीं खुला है नेपाल की सीमा चीन से, उसको खुलवाने का इन्होंने बहुत प्रयास किया और चीन बार बार कह रहा है कि हम खोल दे रहे हैं, लेकिन ये खोल नहीं रहा। ये जब हमारे प्रधानमंत्री प्रचंड पिछली बार गए थे उसी समय समझौता हुई थी। इस तरह उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत में पूरा मान सरोवर कैलाश मान सरोवर का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सिचुआन पीपुल्स सरकार के गवर्नर हु आंग जियांग से भी मुलाकात की और चीनियों से नेपाल में निवेश का आग्रह किया। ये यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल ले गए थे जिसमें इनके प्रतिनिधि मंडल में नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ, विदेश मंत्रालय की उत्तर पूर्व एशिया शाखा के प्रमुख और संयुक्त सचिव कृष्ण ढाकाल, बीजिंग में नेपाली दूतावास मिशन के उप प्रमुख सुरेंद्र यादव, उप प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी इसमें शामिल थे। सुरेश काजी श्रेष्ठ प्रतिभागी थे। चीनी विदेश मंत्री वांग ई के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ 12 गते चैत्र को चीन पहुंचे थे, लेकिन आज जब ये वापस आ गए हैं तो आज इन्होंने हिंट दे दिया है कि हम BRI समझौता करने में, लागू करने में कोई परेशानी नहीं है नेपाल को। यानी कि ये वर्तमान प्रचंड की सरकार जो अभी बदल गई है, पूर्ण रूपेण वामपंथियों की सरकार है, ये चाहती है कि चीन
नेपाल में आवे, जिससे कि इनको बैलेंस करने में परेशानी नहीं हो। यानी कि ये भारत के टक्कर में चीन को अब बढ़ाना चाह रहे हैं। और चीन के साथ मजबूरी क्या है कि चीन जब भी वो बातचीत होती है तो उसको भारत के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में तिब्बत की शरणार्थी नेपाल में है, तो वो चाहता है कि यह शरणार्थी चीन के खिलाफ कोई ऐसा उग्रवादी काम नहीं करे। अब तिब्बती शरणार्थी जो बहुत पहले से काठमांडू में रह रहे हैं, वो लोग स्वतंत्र तिब्बत की मांग कर रहे हैं, जो कि चीन के पक्ष में नहीं है। और उसके लिए नेपाल बार बार कह रहा है कि हम एक चीन के प्रति कटिबद्ध हैं। तो बस यही यात्रा पूरा करके हमारे उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाल पहुंच गए हैं। अब देखना यह है कि नेपाल में ये कौन कौन सी योजना को चीन के हवाले करते हैं, यह अब आकर बातचीत होगी, उसके बाद देखा जाएगा। मित्रों, आपके समक्ष मैंने ये जानकारी दी, ये आज हमारे हिमालय ऑनलाइन पर भी रखी गई थी। मैंने बताया, आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।